अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और total number of atoms present in 6 gram of sodium carbonate and total number of oxygen atoms present in 6 gram of sodium carbonate, right? तो इस क्वेश्चन को हमने कल डिस्कस किया था कि अगर हमें सवाल में क्वेश्चन में अगर दिया हुआ हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो। जी बेटा, कुछ कह रही हैं आप? आपकी आवाज तो अजीब सी आ रही है। अच्छा, अब आ रही है बात आपको बेटा? अब आ रही है फैजान, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है, ठीक है। खदीजा बेटा, थोड़ा कनेक्टिविटी का शायद उससे जी आपके सर, पास आपको इशू मेरी हो। आवाज आ रही है? जी 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 जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है। अच्छा बेटा, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कल रात को कि अगर हमारे पास अगर सवाल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें निकालने हैं और सवाल में दिया हुआ है मॉलिक्यूल, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट खुद एक मॉलिक्यूल है और हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम लोग जो प्रोसेस जो स्टेप फॉलो करेंगे, तो अगर मास दिया हुआ है तो मास को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, मोल्स को फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, हमें असल में मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो हमें पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, तो उस मॉलिक्यूल में एटम्स कितने मौजूद हैं उसको हमें निकालना होगा फाइनली। ये हमने चारों स्टेप्स हमने कल रात को डिस्कस किए थे, ऐसा ही है। जी सर। इस सवाल में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। नो सर। हतीजा, किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके, चलें, अब जरा हम लोग आ जाते हैं, इस सवाल पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 3 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। वही बात, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड खुद एक मॉलिक्यूल है, खुद एक क्या है? मॉलिक्यूल है। तो हम मॉलिक्यूल है जी, वो खुद एक मॉलिक्यूल है, हम लोग डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ आयंस नहीं निकाल सकते। समझ में आई बात? हम लोग टोटल नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमें पहले मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को देखा था वैसे ये वाला भी है। अब यहाँ पर एटम्स की जगह में क्या निकालना है? आयंस निकालना है, ठीक है। तो वही वाला काम करना होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई these number of molecules with the ions that are present in this molecule, तो जो कि कितने आयंस है टोटल? 3 आयंस है, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड। तो हमारे पास टोटल 3 आयंस हो जाएंगे, तो 3 हम लोग मल्टीप्लाई पे 3 कर लेंगे, जिससे हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस इस मॉलिक्यूल के अंदर जो मौजूद है हमें पता चल जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ गई सबको? जी सर। ठीक है। अच्छा यस। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक अब आप लोगों के दिमाग में पता है, मुझसे जब बच्चे एक सवाल, ये जब क्वेश्चन करवाते हैं तो मुझसे ना बच्चे एक सवाल लाते पूछते हैं। वो बोलते हैं कि सर क्या टोटल नंबर ऑफ एटम और साइंस क्या हमेशा सेम होंगे? ये मेरा आप लोग से सवाल है। सर वैसे मुझे लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक तो समझ आ गया पर कौन तो बेसिक है। अच्छा, ये इस सवाल की या प्रीवियस क्वेश्चन की? बेटा इस क्वेश्चन की बात कर रही है, प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रही है हतीजा? सर इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, आपकी आवाज थोड़ी अजीब सी आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब आवाज आ रही है आपको बेटा? क्योंकि फैजान के पास तो आवाज सही जा रही है, आई डोंट नो आपके पास कोई कनेक्टिविटी का इशू ना हो। आप देख ले अपने नेट को, इंटरनेट को देख ले, फिर मैं आपको भी इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिलहाल अब अभी मेरे बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उसको जरा सुन लीजिएगा। देखें, क्या ये बात दुरुस्त है कि नंबर ऑफ एटम्स और आयंस दोनों क्या सेम होंगे हमेशा? फैजान सर सोच रहा हूँ, एक सेकेंड। दिमाग लगाओ, बिल्कुल गौर से देखता हूँ, और जरा पॉली एटॉमिक आयंस को दिमाग में ले आओ। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड की जगह कोई पॉली एटॉमिक आयन होता, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता, वो भी तो पॉली एटॉमिक आयन है ना? एक सेकेंड से सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, सोच लो, कोई मसला नहीं है। सर आई थिंक नहीं होगा, मेरे ख्याल से नहीं नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपसे बात कहता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3, तो जी सोडियम कार्बोनेट के अंदर एटम्स तो टोटल आपके पास 6 होंगे ना? जी। सही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें आयंस कितने हैं, तो आप क्या बताओगे?
इसमें आप बोलोगे सर इसमें 2 आइंस हैं सोडियम के जी। और एक कार्बोनेट आइन है, तो आइंस टोटल कितने हो गए बताइए? आइंस हो गए टोटल 3। सर मैं 3 हो वापस गए आ गई आइंस। हूँ, थोड़ा रिपीट कर दें प्लीज। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं खतीजा, मैं आपसे सिर्फ अभी मैं आपकी जो क्वेरी थी ना मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है ना वो मैं आपको एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको जरा देख लीजिएगा। ओके। वो मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या एटम और आइन दोनों क्या हमेशा सेम होंगे? एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा आपसे। नहीं सर, आई डोंट थिंक। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वजह उसकी ये है कि अगर मैं आपसे सोडियम कार्बोनेट की बात करता हूँ, लेट्स से अगर इफ आई टॉक अबाउट द सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर आपसे मैं कहता हूँ कि जैसे कि आपके पास है Na2CO3 ना, तो Na2CO3 के अंदर एटम्स कितने हैं टोटल? 6 एटम्स हैं, यस। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें आइंस कितने हैं, तो 6 आइंस हैं क्या? नहीं नो नहीं नहीं, सर। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ठीक है, क्यों? क्योंकि यह सोडियम कार्बोनेट अगर इसको मैं 2 हिस्सों में ब्रेक करूं, तो इसमें सोडियम आइन है Na+ 2 सोडियम आइन है, 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 इसके कॉफिशिएंट में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कार्बोनेट कितने हैं? एक कार्बोनेट है। अब कार्बोनेट क्योंकि पॉलीएटॉमिक है तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -2। ये -2 की वजह से ये नहीं समझना कि ये 2 आइंस है, नहीं, ये चार्ज है इसका। चार्ज जी। का मतलब ये नहीं होता कि वो उसके ऊपर उतने आइंस है, नहीं, ये चीज गलत फहमी के शिकार नहीं होइएगा। तो आप मुझे बताएं कि इस इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आपके आइंस अब कितने हैं? सर 4। नहीं, 4 नहीं है, 2 सोडियम के हो यस। गए, एक कार्बोनेट का हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ में आई बात या नहीं आई? मैं भी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखिए मैं आपसे एक चीज मैं आपको और डिस्कस कर लेता हूँ। अभी देखें, लेट से अगर हम से कहता हूँ कि भाई मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, MgCl2 है, तो आप ये बात कहेंगे कि सर MgCl2 में एटम्स हमारे पास कितने हैं? 3 एटम्स हैं। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आइंस कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर आइंस भी 3 है। बिल्कुल सही है, आइंस भी 3 है, क्योंकि दो, एक मैग्नीशियम 2 क्लोराइड, 3 आइंस हो गए। लेकिन मैं आपसे जी। ये कह रहा हूं कि एटम्स और आइंस जरूरी नहीं कि हमेशा सेम होंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? आगे सर। ठीक है, तो सर अगर मैं आपसे, कैसे सेम नहीं होंगे वैसे? जी बेटा, मतलब कैसे सेम नहीं होंगे, थोड़ा बताइए। नहीं मैं आपको वही, मैं वही आपसे बता रहा हूँ, वही आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में क्या है कि आइंस और एटम्स क्या है, दोनों सेम है ना, यहाँ पर जी। सेम है ना। अभी मैं अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करूँ तो इसमें एटम्स और आइंस सेम है या नहीं है या नहीं? अ, नहीं, सेम नहीं है। मैं आपसे खतीजा कंफ्यूज नहीं हूं, मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे सिंपल सी बात ये कर रहा हूँ कि एटम्स और आइन जो होते हैं ना, अभी मैं आपसे इसलिए जी चीजें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपसे ये बात अभी पूछ ली जाती है। जैसे कि आपसे मैं अगर पूछूं, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की जगह अगर आपसे पेपर में लिखा हुआ होता NH4Cl लिखा हो, अगर आपके जी। पास लिखा हो NH4Cl लिखा हो, ये मैग्नीशियम क्लोराइड की जगह NH4Cl लिखा हो, अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें आइंस कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? टोटल आइंस कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? कितने हैं बताएं, सोचे दोनों। अ, आप लोगों ने पॉलीएटॉमिक आयन याद करे हैं? याद करे थे? जी। तो जी उसमें मुझे सर। बताएं कि अमोनियम का चार्ज क्या होता है? सर 2 होंगे इसमें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 2 आइंस होंगे। क्यों? क्योंकि एक अमोनियम है जी, और एक और एक क्लोराइड है Cl है। हमारे पास। जी। समझ में आई बात? अगर मैं अभी यहाँ जी। पर मैं पूछूं कि इसके एटम्स कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन जी। और एक क्लोरीन, कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। जी जी। सर। तो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो पता है क्या कर देते हैं, वो ये करते हैं, वो गड़बड़ ये कर देते हैं, जिनको पॉली एटॉमिक आइंस की मतलब आइडिया नहीं होता ना, तो वो पता है क्या करते हैं, वो ये कर देते हैं कि वो समझते हैं कि जितने एटम्स होंगे उतने ही आइंस सेम होंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता, मैं ये चीज आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जी। और कुछ भी नहीं बता रहा। सही है, समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर। आ आगे। गई। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि ये मैं जो चीजें आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, ये मैं टफ से टफ चीजें सिखा रहा हूँ, कि जो पेपर में जितनी भी टफ चीजें आ जाती है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। मुश्किल सर से तो मुश्किल। मतलब अगर अगर एक एटम पॉलीएटॉमिक मतलब नहीं हो,
अवॉइड, तो जो है फिर आपको मतलब एलिमेंट्स भी याद करने पड़ेंगे ना कि चार्ज कितना होता है हर ग्रुप का, जी जी जी, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल उसमें फिर आप बिल्कुल ऐसा ही। आयंस। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपको याद करने होंगे, ये आपको याद हो जाएंगे, ऐसे से याद होंगे, ये याद हो जाते हैं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक सही है। है। अच्छा बेटा, अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब जरा तो हम लोग आगे आ जाते हैं। मैं अब मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई है, इसमें कंफ्यूजन है स्टिल? नहीं सर, सर आगे। नंबर ऑफ आयंस वाला समझा देना नंबर सर, ऑफ आइंस के बारे में, ठीक है, मैं आपको भी सिखा बाकी दूँ। सब क्लियर। ठीक है। यस। अब देखिएगा इस सवाल में, इधर देखिएगा, इस सवाल में ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या गिवन है, 3 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड खुद क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ऐसा ही है। यस यस। जी सर। ठीक है। तो अभी असल में हमें क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ आइंस निकालने होंगे। मतलब ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ आइंस हमारे पास इन 3 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड में टोटल आइंस कितने होंगे। तो बेसिकली मैग्नीशियम क्लोराइड तो खुद एक मॉलिक्यूल है, तो सबसे यस। पहले हमें क्या निकालने होंगे, मोल्स एम निकालने आर होंगे, एम क्योंकि आर। मोल्स के बगैर तो आप मॉलिक्यूल निकाल नहीं सकते। यस। सही है। जी तो आप सर। पहले मोल्स निकालोगे, मोल्स के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। हाँ, एक मैं आपको चीज बता देता हूं, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की जगह अगर आपके पास लिखा हुआ होता मैग्नीशियम आयन लिखा हुआ होता, सुन लीजिएगा इस बात को गौर से, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, सिर्फ मैग्नीशियम आयन अकेला एक आयन लिखा हुआ होता, जी। तब आप क्या करते, तब आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं करते, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बजाय आप डायरेक्ट ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको ही डायरेक्टली एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते, तो आपको मैग्नीशियम आयंस मिल जाते। लेकिन हम ये एडिशनल स्टेप भी मॉलिक्यूल्स का इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये मैग्नीशियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल खुद मौजूद है, इस मॉलिक्यूल की वजह से हमें ये तीसरा स्टेप करना पड़ रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो, जी सर। यस। क्लियर हो रही बात? तो ये चीज है, इससे मुश्किल सवालात पेपर में नहीं आते। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? जी। तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमने निकाले हैं नंबर ऑफ पहले मोल्स निकाल लिए, मोल्स के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब हमें ये सही है। पता चल जाएगा कि 3 ग्राम्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब यस। क्योंकि मसला ये है कि एक मैग्नीशियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने आइंस है, 3 आइंस है। जी। ठीक है। तो अब ये यस देखते हैं यस। कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स में आइंस कितने होंगे। हम्म। नहीं आई बात समझ में? यानी कि एक आ गई आ गई मॉलिक्यूल आ में गई। 3 आइंस हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 आइंस होंगे, 3 यस मॉलिक्यूल यस में यस। 9 आइंस होंगे। तो अगर 0.186 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें आइंस कितने होंगे। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 3 यहां पर हम लोग कर लेंगे एंड में। जी सर। क्लियर हो गई बात? ओके ओके ओके, सही है। सही है, चले। यस। अच्छा बेटा, अब सर हम लोग आगे आ जाते हैं अगले डॉक्यूमेंट पे। ठीक है। सही अच्छा है। मैं इसको जरा हटा रहा हूँ। सर हमने तीनों पढ़ लिया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आयंस भी कर लिए हमने, जी जी मॉलिक्यूल्स जी, भी कर लिए और ना एटम्स भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग जो आएंगे आज के टॉपिक में, फैजान आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, खतीजा आपने भी पढ़ा हुआ होगा, आपने सर इब्तिसाम से पढ़ा होगा ये टॉपिक। ठीक है। कौन सा? परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। यस यस जी यस सर। यस, ठीक पढ़ा है, है, ये वो पढ़ा आपने है। पढ़ा हुआ होगा, और फैजान मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है। जी सर, मुझे याद है। तो ये बेसिकली स्टिचोमेट्री का ही टॉपिक है जो हम लोग बच्चों को ग्रेड 9 में इसको टच दे देते हैं। यस। अच्छा ओके, चले जी। अच्छा, अब इसके पास पेपर्स आएंगे, आपको स्क्रीन नजर आ रही सबको? एक सेकंड, जी आ रही है। अभी ठीक है, आ रही है, लोड हो रही है। आ गई। ओके ठीक है। सर आप ये भी भेज दीजिएगा ग्रुप पे, सही? जी जी, मैंने बेटा ग्रुप पे भेजा हुआ है अच्छा सही। ये मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास का, जो कि क्या होता है इसको जरा देख लीजिएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ। अगर आपके सपोज करें कि केमिस्ट्री में 35 में से 29 मार्क्स आते हैं, तो अगर आपको परसेंटेज निकालने तो आप क्या करोगे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। ऐसा है कि ना? ठीक है। यस है, सही। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें करना ये कि जो पूरा परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास का मतलब ये है कि हमें पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हमें ये देखना है कि, एक मिनट रखिएगा, तो हमें ये पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ये देखना है कि ये जो, अगर हमें जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाले तो हमें ये देखना है कि उस एलिमेंट की, उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट की इस जी पूरे सर जी। मॉलिक्यूल में परसेंटेज कितनी है, कितनी कंट्रीब्यूशन है।
समझ में आई बात या सर नहीं आई? याद आ गया, सर याद आ गया पूरा, ये क्या था ठीक है, हाँ। तो अब इसके मैं पास पेपर्स भी करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको फटाफट में इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, तेजी से करेंगे, ठीक है? जी 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 जी। अच्छा बेटा, ये सामने लिखा हुआ है एमआर की कैलकुलेशन हुई हुई है। एमआर कैसे निकालेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है? यस। तो आपने ये पहला पार्ट में यहाँ पर सॉल्व हुआ है ऑलरेडी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको मैं आपको जरा याद दिला देता हूँ। जिस भी एलिमेंट का अगर आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नॉमिनेटर में रखेंगे, ठीक है? यस और पूरे कंपाउंड का एमआर मॉलिक्यूलर मास उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, और यस, उसको और फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड। बाय परसेंटेज निकालिए, यस। ठीक है? जी सर। फैजान, याद आ रही चीजें? जी सर आ गई। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि अब हमें क्या करना है। सबसे पहला काम एमआर निकालो। एमआर यस। निकाल निकाल के उसको डिनोमिनेटर में रखो, और बिल्कुल। नॉमिनेटर में कीप इन माइंड, यहां पर नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं इस मॉलिक्यूल में? एक है। एक है। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, वन। यस। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय यस। 50.5। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में ये पेपर में 1 नंबर का सवाल आता है, जी 1 या 2 बिल्कुल। नंबर का आता है, ठीक है? सही है। ये कंफर्म जी सवाल आता सर। है पेपर में, आईजीसीएसई ओ लेवल्स में कंफर्म सवाल आता है ये, 100% कंफर्म है ये। सर ये तो जी आप सर। हमें दे भी गए होमवर्क में, इसके क्वेश्चन से तो बहुत ही आसान। जी 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 बेटा, मैं पास्ट पेपर्स भी मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं, ये आपने खुद भी करना है, ठीक है? इसमें मौजूद है। सही। इस वाले सवाल पे आ जाइए। इसका आपके पास एमआर निकला हुआ है, तो आप जो आप देख जी। सकते हैं कि Na2S2O3, क्योंकि मुझे सोडियम का निकालना है, सॉरी सल्फर का निकालना है, तो सल्फर सेंटर में है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एमआर निकालना है, जो कि कितना है 158, 23 टाइम्स 2 प्लस 32 टाइम्स 2 प्लस 16 टाइम्स 3, सम अप करोगे 158 आ जाएगा, ठीक है? यस। उसके बाद हमने परसेंटेज निकालनी सल्फर की, कैसे करोगे? आपने नॉमिनेटर में 22 मल्टीप्लाइड बाय 2। एग्जैक्टली सल्फर को नॉमिनेटर में रखा, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? क्योंकि सल्फर के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। दो दो दो। समझ में आई बात? तो इसको डिवाइड कर दो यस। कि 158 से मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगी, दैट्स इट। जी जी जी, बस सही है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा यस। जी, जी सर। अब आज बेटा ये पास पेपर सामने आ गए, सही है? शाबाश बेटा, लग जाओ काम पे, लग जाओ। इसकी तरह इस सवाल को जरा सॉल्व करके दो फटाफट में। ओके ओके जी सर। सर। ये कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, चारों के अंदर आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी, और जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शाबाश, लग जाओ। ठीक अच्छा, डायरेक्टली एमआर दिया हुआ है इन्होंने, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है? सर सारों की कैलकुलेट करनी जी जी जी, सारों की ऐसे पता नहीं चलेगा बेटे। है। सर नाइट्रोजन का एआर मैं 14 लिख सकती हूँ ना, बस उसके आगे तो जरूरत तो नहीं है। जी बेटा, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 ही जी जी होता है ना। 14 होगा, जी जी 14। सही है सही है। पहचान बेटा, निकाल रहे हो? जी सर। ठीक है ठीक है, कैलकुलेट करें।
सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मेरा आंसर डी आ रहा है। डी है। ओके, क्या नाम है, खतीजा बताओ बेटा। जी सर, एक सेकंड होती है। आप कर ले आराम से कर ले। जी सर, मेरा भी डी आ रहा है। ओके गुड, शाबाश। अच्छा बेटा, अब ये जरा इस वाले एमसीक्यूज को जरा सॉल्व करना है। अब इसमें बताए क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं विच गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 9 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि आपने ये देखना है कि इस 9 ग्राम ऑफ वाटर में जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उतने सेम मॉलिक्यूल्स इनमें से कौन से ऑप्शन के होंगे, कौन सी गैस के होंगे, ये कैलकुलेट करना है। सवाल समझ में आया नहीं आया? सर कैसे करेंगे, मतलब सबसे पहले वो पता है कैसे करेंगे, बिल्कुल सही है। आपके पता है क्या करना है, आपको आपके सामने क्या लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो मास से आप किस में जाओगे, मोल्स में जाओगे। मोल्स के बाद किस में जाओगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आओगे। अभी जो हमने कैलकुलेशन करी थी, आप क्या करोगे, अभी मैं आपको एक सॉल्व करके दे देता हूँ, फिर आप दूसरे को आप कर लो, ठीक है। सही है। आपके पास क्या लिखा हुआ है, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर लिखा हुआ है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। यस वाटर का एमआर क्या होता है बेटा, 18, ऐसा ही है। यस जी यस। सर। ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1 है, तो टू टाइम्स हाइड्रोजन है, तो 18 हो जाएंगे। बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, मोल्स निकालने हैं। तो 9 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि हमें मोल्स निकालने के लिए क्या करना होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। सर मेरा आंसर आ गया। मोल्स कितने आएंगे, तो एक सेकंड। 0.5। 0.5, ओके यस 0.5। ठीक है। अब ये जो मोल्स आ गए, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यस तो आप बताइए कितने आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स। एक सेकंड। सर 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ठीक है, अब देखें, आपको ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने हैं। अब आपने ये देखना है कि इन चारों में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इन चारों के निकालोगे। जिस ऑप्शन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम टू सेम इतने होंगे, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सही है। सर ठीक है, मेरा तो बी आ रहा है आंसर। आपका बी आंसर आ रहा है, ठीक है फैजान, वेरी गुड, शाबाश, एब्सोल्युटली राइट। खतीजा कंफर्म करें बेटा। जी सर। सर मैं तो समझ रही थी, मैंने स्टार्ट नहीं किया था। हाँ हाँ हाँ, आराम से कर ले, आराम से कर ले, कोई मसला नहीं है। जी सर, मेरा भी आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, सही है। ओके, अब क्या करना है आप लोगों ने, ये जो थर्ड एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने अब खुद करना होगा, ठीक है। ये आप लोग खुद करेंगे, इसको खुद ट्राई करेंगे, आप लोग इसका आंसर खुद तलाश करेंगे, क्या आंसर होगा। मैं थोड़ी सी आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, इसको हिंट कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए, थर्ड एमसीक्यूज में आपसे ये कह रहे हैं कि आपको इन्होंने दिए हुए मोल्स दिए हुए, क्या दिए हुए बेटा, मोल्स। मोल्स दिए हुए। तो आपको इन्होंने क्या करना है, इस सवाल में जरा मैं देख लेता हूँ। कह रहे हैं कि विच हैज द सेम मास एज 0.25 मोल्स ऑफ कॉपर एटम्स। यानी कि आपने ये देखना है कि आपके इस सवाल में, यानी कि आपने क्या करना होगा कि इन सब का क्या करना होगा, मास निकालना होगा, ठीक है। ये आपको सब मोल्स दिए हुए, इन सब का क्या करना होगा, आपने मास निकालना है, ठीक है। तो आपने मास निकालना है और इसमें चेक करना है कि जो कॉपर का जितना मास आ रहा है उतना सेम मास इन चारों में से किसका होगा, वो आपने इसमें देख। जी मेरी बात समझ में आ गई है। आप लोग कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, आप लोग को मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, नंबर। ठीक है, मोलर मास होता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग को मोल्स इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। यस और आपको मोलर मास पता है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आप लोगों को क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो आप कॉपर के जब मास निकाल लोगे तो फिर आप चेक करोगे कि इन चारों को भी इसी तरह से सॉल्व करोगे
फिर आप चेक करोगे कि इनमें से कॉपर जितने सेम मास किसके हैं। सही है, सही है। ठीक है फैजान, समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर, मैं बस होने वाला है मेरा बस क्वेश्चन। ठीक है, शाबाश, कर लें आप, फिर मुझे बता दीजिएगा। सर मेरा आंसर ए आ रहा है। आपका आंसर ए आ रहा है, ठीक है खतीजा, आप भी चेक कर लेना बेटा, ठीक है। इसका इसका अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है इसके आंसर को नोट डाउन कर लें कि जो ए है जो फैजान बता रहे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, चले। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा बेटा, ये अब करवाने से पहले मुझे एक चीज आप लोगों से पूछनी है, मुझे इसका आप लोग जवाब देंगे। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को यूनिटरी मेथड का पता है? यूनिटरी मेथड कभी सुना है नहीं। फैजान? जी सर सुना है, आपने ग्रेड सुना है 8 में पढ़ा लेकिन होगा। हमने प्रोपोर्शन के टाइम पे सर सुना था, पढ़ाया नहीं था हाँ, हमने। रेशोस आपने पढ़े हुए होंगे शायद, रेशो वगैरह पढ़े हुए होंगे, ठीक है। जी जी। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ खतीजा, अगर आपने नहीं पढ़ा मैं आपको भी बता देता हूँ यूनिटरी मेथड, क्योंकि अभी हमारे पास मसला ये है इस चैप्टर के अंदर जो इसकी कैलकुलेशंस है ना आगे की, वो सब यूनिटरी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है, जिसको हम लोग रेशो मेथड भी कहते हैं, जिसको मोल रेशो मेथड भी कहते हैं, वो क्या होता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, मैं आपको जरा वो पहले से थोड़ी सी एक हिंट दे देता हूँ। अच्छा, मैं आपसे अगर ये बात कहूं कि भाई जैसे मैं आपसे कहूं 5 टॉयज है, 5 टॉयज की प्राइस वो है आपकी 80 रुपीज। बेटा खतीजा आप भी सुनिएगा, 5 टॉयज जी जी। की प्राइस क्या है, 80 रुपीज है। अगर मैं आपसे कहूं 4 टॉयज की प्राइस क्या होगी, क्या करेंगे आप, क्या करना होगा इसके लिए? मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूं, एक सवाल है मेरा, जनरल क्वेश्चन है, मैं आपसे कहता हूं कि 5 खिलौने हैं, टॉयज हैं, उनकी प्राइस 80 रुपीज है। भाई हम वैसे ही पूछते हैं ना, जनरल नॉलेज के लिए पूछते हैं, भाई 5 खिलौने की कीमत जो है ना 80 रुपए थी, तो 4 खिलौनों की कितनी होगी? तो फैजान, हम एक ही। सर आई थिंक सर सबसे पहले हम 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर हम उसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करीब करीब तो पहुंच गए तुमने, तो बात जो करी ना आधी बात वो तुमने सही करी, लेकिन आगे की बात थोड़ी सी गलत कर दी। अच्छा, अब यूनिटरी मेथड क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फैजान तुम्हें भी याद आ जाएगा अगर तुमने कभी पढ़ा हुआ हो तो। जी सर। ठीक है, अगर मुझे 5 टॉयज की कीमत पता है 80 रुपए है, तो अगर मैं जी एक टॉय की कीमत मालूम कर लूं, जी तो उसके लिए क्या करना होगा, 80 डिवाइडेड बाय 5, तो मुझे जी एक टॉय की कीमत पता चल जी जाएगी। जी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्या आएगी मुझे बताएं पहले, क्या आ रही है? 16। 16 आ रही है, यस ठीक है। 16। तो अब मुझे जब एक टॉय की पता चल गई, तो क्या मैं 4 जी टॉय की कर सकता हूँ? जी 16 यस सर, में 4 कर लूं? कर यस दें। कर सकते हैं ना? अच्छा, जी कर बिल्कुल। दें। 16 लाइव है, 4 कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 4 टॉयज की कीमत क्या होगी, करिए बताइए मुझे। या 64। 64। यस। अच्छा, अभी मैं तुम लोग की सिर्फ बेस बना रहा हूँ, अभी मैं तुम लोग की बेस बना रहा हूँ, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट बच्चों को नहीं करवाता, मैं पहले बेस बनाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा होता है, कुछ नहीं पढ़ा होता, सही है। एक और जी सवाल पूछ, अब देखिए मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे अगर ये 1 की जगह अगर मैं डायरेक्टली मैं ऐसे कर लूं, 80 डिवाइडेड बाय 5 कर लूं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लूं, तो क्या आंसर तब भी आ सकता है ना? हाँ आ तो सकता है। आ सकता है ना? आ सकता करें, है, ट्राई आ करें, सकता इसको चेक करें जरा, करें है। जरा, जी जी। कैलकुलेट करें, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर, 64 ही आ सेम रहा आ है। रहे हैं ना? अच्छा, जी यस। ये सेम कहलाता आ है रहा रेशियो मेथड। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है मैं आपको जरा इसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक सुन लीजिएगा। अगर मुझे 5 टॉइस की पता है कि 5 टॉइस की प्राइस है 80 रुपीज, जी तो 4 टॉइस की कितनी होगी, उसको मैं यहां पर लिख दूं, रुपीज की जगह एक्स लिख दूं, लिख सकता हूं। हाँ। अब मैं इसको क्या करूंगा,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, करिएगा जरा। 84 था, 80 मल्टीप्लाई पे 4 कर ले, जी इज इक्वल टू 5x। x की वैल्यू निकालिएगा। x की वैल्यू सर 80 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 5 64। सेम आंसर आ रहे? जी हाँ। इससे क्या समझ में आया? आसान, जिंदगी आसान कर दूं आप लोगों की। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट ये बात बताता ना, एक्स वाली बात बताता, तो आप बोलते कि सर ये एक्स कहां से आया, कैसे आया? तो पहले मुझे आपकी ये बेस बनानी थी, उसके बाद मैं यहां पर आया हूं। अब जी इसको इन शॉर्ट क्या करना होता है, मैं आपको भी ये जो सवाल सॉल्व हो रहा है ना, यूनिटरी मेथड से हो रहा है, मैं आपको जरा बताऊंगा कैसे हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब आप लोग पता है क्या करेंगे, मैं आपको इस तरह इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? सवाल क्या पूछ रहे हैं जरा पढ़ के बताइएगा, फैजान पढ़िएगा बेटा। व्हाट इज द मास What is the mass of oxygen contained in 72 grams of pure water? ये पूछ रहे हैं कि यानी कि अब मुझे आपको एक लॉजिकली बात बताऊं। एक तरफ मैं कर देता हूं वाटर रेशो ऑक्सीजन, ठीक है? जी अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, 18। 18 होता है। अब मेरी जी बात सुनिएगा, 18 ग्राम वाटर, उसमें ऑक्सीजन का मास क्या है? 16। 16 है ना? यानी कि 18 ग्राम पानी में 16 ग्राम ऑक्सीजन है, जी ठीक है? सर। तो 72 ग्राम पानी में कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा? वो रेशो कीजिएगा बेटा, आंसर निकालें। ये अभी एक। आपको पहली बार समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, पहली बार समझ में नहीं, घबराना नहीं है, आगे पूरे सारे कैलकुलेशन इसी पे, परेशान नहीं होना, ऐसा समझ में आएगा। करिएगा, सॉल्व करेगा। एक सेकंड सर। सर 1152 आ रहे हैं मेरे पास। क्या आ रहा है बेटा, जरा निकालिएगा सर, सॉल्व करेगा सही से। फैजान आप भी निकालो बेटे, जी सर। क्या आ रहा है? सर मेरे पास आ रहा है 64। एक जी सेकंड। बेटा, 64 आ रहा है इस जी 64 आंसर आ रहे हैं, जी सर। ठीक है, वेरी गुड, तो दैट इज द राइट हाँ आंसर। सर, यस 64 आ रहा है, ठीक है सर। तो बेसिकली आपने क्या किया, 18x कर दिया और 72 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? जी सर सर। देखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पर यही है ना जो आपने पहले समझाई थी हमें। यानी कि बेसिकली x हमारे पास वो है जो हमारे लिए अननोन है, इन शॉर्ट, ठीक है सही। नतीजा? सही है। यस। हम इसको बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं रेशो मेथड, ठीक है? रेशो मेथड कहलाता है। अगर ये वाली बात समझ में नहीं है तो ये टॉयज वाली बात दिमाग में ले आओ, ये इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये बेसिकली यूनिटरी मेथड है, ये आपका बेसिकली क्या है, यूनिटरी मेथड ही है, इन शॉर्ट एक तरह सर से। जैसे अगर ऐसे फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर में डाल के ऑब्वियसली करोगे तो उसको फिर मतलब कैसे डालना है कि 72 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो 16 एक। करेंगे जी, 72 मल्टीप्लाई 16 करेंगे आप, क्या वैल्यू है बेटे बताइए? सर 1152। 1152 आ रही है, ठीक है? यस तो आप इसको मैं आपको यहां पर कर देता हूँ, ठीक है? 18x इज इक्वल टू 1152। अगर मुझे x की यस। वैल्यू निकालनी है तो 18 को डिवाइड में ले जाऊंगा 1152 के, हाँ जी सही। ऐसा ही है ना बेटे? यस। सिंपल जी मैथ है सर। बेटे, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रॉकेट बिल्कुल साइंस नहीं है। बिल्कुल। आ गई 64 सर अच्छा आ मुझे बेटा ये मेरी बात सुन प्रोपोर्शन लीजिएगा, के टाइम पे पेपर पड़ा था। में क्वेश्चन सीधे नहीं आते, ठीक है? जी ये जी। आपकी यूनिटरी मेथड ये फॉलो होता है, ये भी आपके सारे आगे की कैलकुलेशन सारी यूनिटरी मेथड को फॉलो कर रही है। आप लोगों को इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे फैजान बताओ, ये वाली बात 8 में पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा, उन्होंने पढ़ी थी। जी सर हमने प्रोपोर्शंस के टाइम पे पढ़ी थी हमें 8 ठीक है, में। सही है, सही है बेटा। बेटा जरा इस सवाल को जरा सॉल्व करिएगा, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। जी सर देख के भी लग रहा है खतरनाक। ये मैंने बेसिकली अपने बच्चों को मॉक में दिया था जिन्होंने गलत कर दिया था।
सर आप हमें भी इस तरह ही सवाल देंगे मॉक में? जी जी जी, मैं टफ क्वेश्चन देता हूँ। मैं अभी आप लोगों को तो पेपर बड़ा आसान देता हूँ, मैं बहुत मुश्किल पेपर बनाता हूँ, इसलिए बच्चे मुझसे डरते हैं। मैं टफ पेपर जी बनाता सर, हूँ। बच्चों ने इस्तिखारा करवाया था आपके पेपर के बाद टीचर्स से। अच्छा जी जी, लाइव एक्सपीरियंस मैंने खुद देखा था। अच्छा ओके। अच्छा बेटा, सर ये मैं काफी असल में पेपर खतरनाक इसलिए है, थोड़ा सा समझ मुश्किल में कर नहीं देता हूँ आ क्योंकि रहा। इनको फिर सीआई में थोड़ा आसान लगता है। फिर अगर मेरा पेपर मैं थोड़ा जी मुश्किल बनाऊंगा तो सीआई में इनको आसानी होगी। ठीक है, मैं इसलिए मुश्किल क्वेश्चन डालता हूँ। अच्छा बेटा, सर ये इससे सवाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा, परेशान नहीं हो। सवाल ही कह रहे हैं कि द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर टू सल्फेट इज 160, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर इज 18। अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर इन कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल। अब हमें क्या करना है, ये परसेंटेज बाय मास वाली बात है, लेकिन उसमें हम लोग एलिमेंट की निकालते थे। अब इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, वाटर का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं बेटा? वाटर। वाटर का निकाल। फॉर्मूला निकालिएगा, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। यस, AR/MR मल्टीप्लाइड बाय। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब क्योंकि वाटर हमारे पास है 5H2O लिखा हुआ है, हाँ यस। ठीक है, 5H2O लिखा हुआ है। अब वाटर का जी आपके पास MR क्या होता है? 18 होता है। यस। जी 18 टाइम्स 5 लिख सकता हूं मैं, यस। क्योंकि 5 मॉलिक्यूल है वाटर के बेटे। बिल्कुल बिल्कुल। हैरान नहीं आई बात समझ में? सर आ रही है। आ रही है ना? सही है, अभी आहिस्ते से आएगी जी आएगी। जी अच्छा, डिवाइडेड बाय। अब तुम क्या करोगे, इस पूरे कंपाउंड का हम लोग क्या करेंगे, MR डिवाइड में MR लिखेंगे। निकालेंगे। यस। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का खुद क्या है, 160। यस। 160 प्लस 160 प्लस। और 5 टाइम्स 18 लिख सकता हूं मैं बराबर में, यस। जी मल्टीप्लाई बाय 100। यस। आप बताओ इसमें जी राइट सर। ऑप्शन कौन सा है? एक सेकंड। सर हम्म, ये सर सर डी। डी नहीं है, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। गौर से देखें, गौर से देखें, क्योंकि सर बच्चों डी को जो है नहीं ना, है क्या? मॉक में बच्चों को ऑप्शंस आ रहे थे, उन्होंने पता है जल्दबाजी में, पेपर जल्दबाजी से केमिस्ट्री का सॉल्व नहीं होता। बहुत गौर से। अब पता है उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बी को सिलेक्ट कर दिया था, हालांकि इन्होंने बी का चेक नहीं किया था कि बी के डिनोमिनेटर में क्या चीज है। हाँ। अरे इतना सा हाँ। फर्क है, 5 और इतना मतलब 18 और 5 का फर्क है। आप देखें गौर से, यस यही है। तो द राइट आंसर इज डी। यस। जी कल हमने कॉपर सल्फेट का MR निकाला था, यस। जी तो कैसे निकाला था, इसी तरह से निकाला था ना, 5 को मल्टीप्लाई बाय 18 कर रहे थे हम लोग, कर रहे थे ना? जी जी तो जी। यही तो चीज हम लोग कर रहे हैं। जी सर। अच्छा सर, ये दिखने में लग रहा है मुश्किल है, लेकिन वैसे आसान है अगर समझ हाँ, के तो किया तो। यही तो असल चीज होती है, यही तो असल चीज होती है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा बेटा, मैं आप लोग को मुश्किल सवाल से ही करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को बाकी सवाल आसान ही लगे। ठीक है। सही है। अच्छा, फैजान, कंफ्यूजन, मुश्किल लग रही होंगी चीजें, भी डिफिकल्टी लेवल अभी आ रहे होंगे आपके सामने। अभी आपको लग रहा होगा कि सर नहीं 9 तो सर, बहुत ही समझ में आ आसान रहा थी, है। 9 बहुत आसान थी, है ना? जी वो तो बहुत ही आसान थी। बहुत आसान अब थी। अभी केमिस्ट्री आपको ये बढ़ गई। प्रैक्टिस से आएगी बेटे, ये भी आपको ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत की जरूरत है। ए स्टैटिक कितना आसानी से नहीं आता केमिस्ट्री में। सर हम ए स्टेप से आगे का सोच रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 23 भी इतना सीधा सवाल नहीं है जैसे आपको नजर आ रहा है। हाँ, याद है। सवाल पढ़िएगा बेटा गौर से। सर आपने ये भी मॉक में ही हाँ। दिया होगा यकीन है। नहीं, ये वाला नहीं दिया था मैंने। ये ज्यादा मुश्किल है क्या? ये क्वेश्चन मैंने असल में पेपर ना ऐसा होता है कि वो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ था। मॉक में ना मेरा पेपर दूसरे कैंपस में चला गया था, हमारे कैंपस में दूसरे कैंपस का पेपर आ गया था, मतलब सीसी का ओ पेपर आया था हमारे पास, क्लेफ्टन कैंपस जी का आया जी था। ऐसा हो गया था। तो वो क्लेफ्टन कैंपस पेपर तो थोड़ा सा मतलब फॉर्मेटिंग उसकी आउट थी, लेकिन मेरे तो पेपर जाते ना तो वो फिर 14 तबक रोशन करता है उसके।
लोगों के, बच्चों के, क्योंकि मैं आप लोगों का पेपर मुश्किल नहीं बनाता था। 9 वालों का पेपर आप लोगों ने मुश्किल नहीं बनाया था, उसके बावजूद भी आपको पता रिजल्ट क्या आ रहा था। जी जी। ठीक है, आप तो मुझे 10 में क्या होगा? अब तो मैं इसलिए पेपर बहुत हलवा बनाता हूँ, हालांकि मैं हलवा पेपर बनाता नहीं हूँ, बट अच्छा जी, इस सवाल को जरा बताइएगा कि क्या करना पड़ेगा। आप ही फैजान बताओ क्या करना है बेटा सवाल में। सर वही सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें मोल दिया हुआ है सिर्फ, और उसके मास दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसमें जो इन्होंने तीसरी चीज नहीं दी हुई, वो है मोलर मास, लेकिन ठीक है, उसका अभी इसमें कोई यूज ही नहीं है। सही है। अब देखें, मैं आपको इस सवाल के बारे में बता देता हूँ। देखो, हमारे पास ये कह रहे हैं कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोराइड फॉर्म बाय अ मेटल, जी क्लोराइड जी फॉर्म बाय अ मेटल वाई पूरा जी इज 74.5 ग्राम। जी ठीक है, सर। अभी बोल रहे हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड, यानी कि आप क्लोराइड का मतलब क्या है। क्लोराइड का मतलब ये है कि ये किसी आयन है। कंपाउंड की बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जी, जो मेटल के यानी साथ लगा हुआ है। अगर Cl-1। क्लोराइड का वर्ड यूज हो रहा है ना बेटे, अगर जी जी क्लोराइड का वर्ड समझ यूज गया। हो रहा है, आइड, अगर आपको मैंने पढ़ाया था, याद होगा आपको 9 में, जी जी आइड का सर। जो वर्ड यूज होता है, इसका मतलब ये कि वो आयनिक फॉर्म में वो मेटल के साथ लगा हुआ है कंपाउंड। जी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मास दिया हुआ है, ये सवाल लगने में तो लग रहा है आसान है, लेकिन मुश्किल बहुत है। ये क्लोराइड का वर्ड यूज है, इसका मतलब ये है कि ये पूरे कंपाउंड की बात करें, क्योंकि क्लोराइड फॉर्म बाय द मेटल इज 74.5। इसका जी मतलब सर। क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा कंपाउंड है जिसका टोटल मास है 70, यानी कि एमआर है जो कि 74.5 है। सही जी है। अब मसला ये आ रहा है कि हमें ये पता है कि क्लोराइड का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5 35.5। 35.5 होता है। सही है। अब मसला ये आ रहा है कि हमें ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है। ये कैसे पता चलेगा, ये मुझे ऐसे पता चलेगा कि अगर मैं मेटल का मालूम कर लूं कि कौन सा मेटल, इसका एटॉमिक मास क्या है। अभी हमें जी कैसे पता चलेगा इसका एटॉमिक मास क्या होगा। सर 74.5 में से उसको माइनस करेंगे तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। 74.5 जो टोटल कंपाउंड का मास है, अगर मैं जी इसमें क्लोराइड का मास माइनस कर दूं तो मेरे पास मेटल का पता चल जाएगा। जी यस सर। बताइएगा क्या है आंसर। सर 39। 39। पीरियोडिक टेबल निकालिएगा, शाबाश। पीरियोडिक टेबल में चेक करिएगा कि एटॉमिक मास 39 किस एलिमेंट का है। एक सेकेंड। सर 39 है। पोटेशियम। पोटेशियम का है। अभी हाँ आपको प्रूव करता हूँ इस चीज को। यस। पोटेशियम, अभी भी बात खत्म नहीं हो रही। एक बात बताइए, पोटेशियम कौन से ग्रुप में आ रहा है। ग्रुप 1। ग्रुप नंबर 1 कैसे पता चला। एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी यस 2881 यस। ठीक है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि जी पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर, प्लस 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 वन। 1 +1। क्लोराइड का चार्ज क्या होता है, माइनस माइनस 1। वन। -1। तो पोटेशियम +1, क्लोराइड -1, सेम नंबर, ऑपोजिट चार्जेस ऑपोजिट कैंसिल आउट चार्जेस। होंगे तो केसीएल बन जाएगा। तो ये यस ऑप्शन जी है तो राइट। यस। जी जी जी